देखो, तो हेडिंग दो, वेरिएशनल प्रिंसिपल की लास्ट मतलब लास्ट एप्लीकेशन है वो, हिटलर लंदन थ्योरी ऑफ H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल के लिए हिटलर लंदन थ्योरी क्या होती है, ये भी तुम्हारे एग्जाम में आती है, हिटलर लंदन थ्योरी। हिटलर लंदन थ्योरी ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है देखो, H2 मॉलिक्यूल कंटेन, आपको बताइए H2 मॉलिक्यूल क्या होता है। तो H2 मॉलिक्यूल कंटेन, जिसमें 2 H होते हैं ना, उसे बोलते हैं H2 मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन एटम्स। मान लो हम लोगों ने नाम दिया उनको A एंड B सॉल्व करने के लिए। हैविंग इलेक्ट्रॉन्स, एक H एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि A वाले के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो E1 है, और जो B वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो E2 है। तो अब देखो H2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, जैसे मान लो ये तुम्हारा पहला H मॉलिक्यूल है, सॉरी H एटम है, ये उसका नाभिक है। ये तुम्हारे पास दूसरा H एटम है, ये उसका नाभिक है। तो दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस हम लोग मान, ये पूरा H2 मॉलिक्यूल मतलब ये बंद बना हुआ है, बॉन्डिंग है। तो ये RAB के थ्रू दोनों न्यूक्लियस के अंदर बॉन्डिंग बना हुआ है, तो ये H2 मॉलिक्यूल बन गया, है ना। ये पहला जो H एटम है उसका नाम A है, जो दूसरा H एटम है उसका नाम B है। दोनों में बॉन्डिंग बना हुआ है, इसलिए H2 मॉलिक्यूल है। इसका इलेक्ट्रॉन मान लो हम लोग मान लेते हैं E1, ये पहले वाले का इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं E2, ये दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन है। जब बॉन्डिंग बनी होती है ना, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्शन फोर्स वर्क करता है, जिसका नाम बोल दिया अपन ने R12 डिस्टेंस पर ये है। और इस दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का पहले वाले नाभिक से, और पहले वाले इलेक्ट्रॉन का दूसरे वाले नाभिक से क्या होता है, एक इंट्रैक्शन होता है। तो इसको बोल देते हैं हम लोग R2A डिस्टेंस पर ये इंट्रैक्शन है, और इसके बीच में इंट्रैक्शन कितना है, R1A। तो H2 मॉलिक्यूल में इतने प्रकार के इंट्रैक्शन होते हैं। न्यूक्लियस को मैंने AB नाम दिया है, इलेक्ट्रॉन को 1 2 नाम दिया है। तो इसीलिए आपको क्लियर हो जाएगा कि 1 वाले इलेक्ट्रॉन का B वाले न्यूक्लियस से इंट्रैक्शन है, और 2 वाले इलेक्ट्रॉन का A वाले न्यूक्लियस से इंट्रैक्शन है। ठीक है ना। और दोनों A और B के बीच में भी इंट्रैक्शन है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए। वेयर R1A वेक्टर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन A एंड 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। R2A, अच्छा ये R1A मतलब ये वाला, और ये R2A, R2B। ये R2A क्या चीज़ है, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन A एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। इसी अकॉर्डिंगली अगर आप R12 की बात करेंगे, तो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बोथ इलेक्ट्रॉन्स, और R1B में क्या है, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन B एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। R2B
क्या है, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बी एटम एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आर ए बी क्या है, दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, ए और बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है। अब इन सब डिस्प्लेसमेंट की वजह से अलग अलग तरह की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर वर्क करती है। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी को कंबाइंड करके हैमिल्टोनियन लिखवा रहा हूँ आपको। सो अकॉर्डिंग टू हिटलर लंडन थ्योरी, सभी को कंबाइंड करके अगर आप हैमिल्टोनियन लिखोगे ना, तो हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा मेरे पास, पहले वाले इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम अपॉन 2m, जैसे अपन ने कल लिखा था वैसे, और पहले वाले की पोटेंशियल एनर्जी R1a, सेम कल वाला काम है, क्योंकि वहाँ पर हीलियम था, तो हीलियम में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस के करस्पॉन्डिंग थे। यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन हैं बट दोनों का न्यूक्लियस अलग अलग है, तो पहले तो इलेक्ट्रॉन टर्म लिख दी मैंने, फिर अब दोनों के आपस में न्यूक्लियस होने की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल में चेंज आएगा, Z² अपॉन RAB प्लस E² अपॉन R12 और प्लस माइनस ZE² अपॉन R2a माइनस ZE² अपॉन R1b। मतलब पहले का न्यूक्लियस, दूसरे का इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस के लिए तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव चार्ज, इसलिए माइनस आया। यहाँ पर ये जो है ये आया है दोनों न्यूक्लियस के लिए, दोनों पे प्लस प्लस चार्ज इसलिए पॉजिटिव है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए है, दोनों इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो भी प्लस हो गया, इसलिए ये टर्म हमारे पास आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ द वेव फंक्शन, तो वेव फंक्शन कल समझाया था मैंने आपको, वैसे ही है। ये हमारे पास क्या है, जैसे दोनों न्यूक्लियस की बात करें तो ये पहले न्यूक्लियस का और दूसरे न्यूक्लियस का दोनों कंबाइंड एक बाउंड सिस्टम है, तो बाउंड सिस्टम के लिए दोनों एक साथ ही वर्क करेंगे वो, इसलिए वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन भी एक साथ रहेंगे। यूँ तो है नहीं कि अलग अलग रहेंगे, अगर अलग अलग रहेंगे तो फिर वो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा ना, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉनों का भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ द ट्रायल वेव फंक्शन टेकिंग ट्रायल वेव फंक्शन, तो ट्रायल वेव फंक्शन अगर आप लेते हो मान लो इसमें, तो वो कितना हो जाएगा, दोनों वेव फंक्शन का एक कंबाइंड साई 1 प्लस यहाँ पर कोई पैरामीटर आ जाएगा जहाँ पे अल्फा, इक्वेशन नंबर 3, इसे बोल देंगे अल्फा को वेरिएशनल पैरामीटर मान लेते हैं। और याद रखना ये पैरामीटर आयोटा वाला कभी नहीं होगा, ये रियल पैरामीटर होता है, ठीक है। अब जब आपके पास हैमिल्टोनियन है, जब आपके पास में ट्रायल वेव फंक्शन है, तो हम लोग सीधा ही क्या निकाल सकते हैं, वेरिएशनल प्रिंसिपल से एवरेज एनर्जी निकाल सकते हैं। यूजिंग वेरिएशनल प्रिंसिपल, जो एवरेज एनर्जी है वो क्या होती है, साइन एच साइन अपॉन साइन, इक्वेशन नंबर 4। अब इसको आपको साइन का वैल्यू पुट करना है, हैमिल्टोनियन तो हम लोग बाद में पुट कर लेंगे, वो अलग बात है, पहले साइन तो पुट करें। तो साइन क्या है मेरे पास,
यहाँ से निकल जाएगी तुम्हारे पास एवरेज एनर्जी बराबर 1/1। पहले साई वन का साई वन से करो, फिर साई टू का साई वन से, फिर साई टू का साई वन से, ऐसे 4 बन जाएंगे ये। तो पहला बन जाएगा साई वन का साई वन के साथ में, फिर अल्फ़ा आ जाएगा साई वन का साई टू के साथ में, फिर अल्फ़ा आ जाएगा, फिर साई टू का साई वन के साथ में, फिर टू का टू के मतलब अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ऐसे ही नीचे होगा अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ये तो नॉर्मलाइज्ड हो गया, ये भी नॉर्मलाइज्ड हो गया, ये तो 1 हो गया ना। और यहाँ पर इसको हम लोग मान लेते हैं लेट साई वन और साई टू की वैल्यू कुछ होगी, उसको हम v मान लेते हैं कोई वैल्यू। अब ये मैट्रिक्स एलिमेंट होते हैं जो ऊपर है ना, जैसे मान लो पहला है, इसको मैट्रिक्स एलिमेंट मान लेते हैं H11, इसका मतलब इधर भी 1 वाला इधर भी 1 वाला। दूसरा मैट्रिक्स एलिमेंट हो जाएगा H12, मतलब इधर 1 इधर 2, और ये हो जाएगा H21, और इसको मान लेते हैं हम लोग H22। तो ये तो मैट्रिक्स एलिमेंट हो गए। और नीचे तो क्या वॉल्यूम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 + 2 अल्फ़ा v + अल्फ़ा स्क्वायर। अब इन मैट्रिक्स एलिमेंट की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी तुम्हें, तो उसी से एवरेज एनर्जी आएगी। तो ऐसा होता है, मान लो जो H22 होता है ना, वही सेम बराबर क्या होता है H11 होता है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है इसलिए। और जो H21 होता है ना, वही H12 के बराबर होता है। तो अगर ऐसा हम लोग कंसिडर कर लें, सपोज कि सिमेट्रिक है हमारे पास, तो यहाँ पर तो H11 है ही सही, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 ऑफ अल्फ़ा H12, और यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर H11 अपॉन 1 + 2 अल्फ़ा v + अल्फ़ा स्क्वायर। अब हमारे पास समस्या ये कि हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, जो कि वेरिएशनल पैरामीटर है। देखो, इन मैट्रिक्स एलिमेंट को सॉल्व करना थोड़ा सा भारी काम है, इसलिए आप इनको ऐसा कैसा रहने दो, हम लोग इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम लोग सीधा अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। सो फॉर वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अब तुम्हारे पास एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा काम जल्दी जल्दी करा दें, इसलिए इसको आप लोग शॉर्ट में सॉल्व करो। अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है, तो अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना तो आता ही है कि पहले वाले को कांस्टेंट रखो, पहला वाला मतलब 1/1 + 2 अल्फ़ा v + अल्फ़ा स्क्वायर, इसको कांस्टेंट रखो। ऊपर वाले को अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2H12 बच जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा H11। फिर दूसरे वाले को स्टेबल रखो, मतलब कि ऊपर वाले को ऐसा का ऐसा रख देना, और नीचे वाले को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 1/x का क्या होता है -1/x², तो -x², और फिर नीचे वाले का होता है 0 + 2v + 2 अल्फ़ा, खत्म काम, बराबर 0। तो ये मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करना है, तो अब तुम चाहो तो इसका LCM ले लो, 1 + अल्फ़ा v का LCM ले लो, और LCM लेके 0 के बराबर पुट कर दो, ठीक है। तो LCM लेके 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या क्या बच रहा है H12 + अल्फ़ा H11 बच जाएगा इस वाले आगे वाले में। और LCM लिया तो 1 + 2 अल्फ़ा v + v² अल्फ़ा स्क्वायर भी आएगा, बिकॉज LCM तो आपका अल्फ़ा स्क्वायर में आएगा ना, इसलिए
इसको भी तो लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद में माइनस, ये माइनस है ही सही, यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, v प्लस अल्फ़ा है h11 प्लस 2 अल्फ़ा h12, ये बराबर 0। ठीक है, आगे सोल्व करो स्क्वायर को, तो ये 2 आगे है, यहाँ से भी 2 आगे है, दोनों का 2 आगे ले लो। h12 का यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो h12, फिर प्लस 2 अल्फ़ा v का मल्टीप्लाई करेंगे h12 से, फिर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे h12 से, h12 का काम खत्म। फिर अल्फ़ा h11 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर अल्फ़ा h11 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फ़ा v से, तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर v h11, फिर h11 का मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 2 आपने बाहर ले ही लिया, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, अब इस v का मल्टीप्लाई h11 से, फिर v का मल्टीप्लाई 2 अल्फ़ा h12 से, और वो इससे कट जाएगा, और v का मल्टीप्लाई इससे तो प्लस, सॉरी माइनस में आएगा ना, क्योंकि सब माइनस में चल रहा है ना, ये तो माइनस अल्फ़ा क्यूब h11, सॉरी v का मल्टीप्लाई किया ना, तो v का ही चलने दो, फिर अल्फ़ा मतलब बीच में भी, तो ये हो जाएगा v अल्फ़ा स्क्वायर h11। अब अल्फ़ा का तो माइनस अल्फ़ा h11 माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर h12 और माइनस अल्फ़ा क्यूब h11 बराबर 0। तो 2 तो वैसे भी 0 में चला जाएगा, ये इससे ये कटेगा है ना, b का मल्टीप्लाई h11 से वो तो नहीं कट रहा, और मेरे हिसाब से शायद अल्फ़ा h11 भी कटेगा। ठीक है, बाकी शायद चीज़ें कटेगी नहीं बट जुड़ेगी, जैसे मान लो ये इस चीज़ में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, तो ये सब कट पिटने के बाद में जो बचेगा वो देखो क्या क्या बचेगा। ये 2 तो चला जाएगा 0 के बराबर, तो पहला बचेगा h12 बच ही रहा है, प्लस अल्फ़ा स्क्वायर h12 बचेगा, नहीं प्लस नहीं बचेगा, माइनस बचेगा, क्योंकि वो माइनस हो जाएगा ना वो, तो ये वाली टर्म जो इससे करोगे तो माइनस में बचेगी ना वो, फिर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर VH11 बचेगा, क्योंकि इस वाली टर्म को आप इस टर्म में ऐड करोगे तो प्लस नहीं बचेगी ये टर्म, और माइनस बचेगा VH11 बराबर 0। तो यहाँ से आप लोग जब आगे सोल्व करोगे तो H12 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस VH11 बराबर 0। तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर और H12 माइनस VH11 बराबर 0। तो आपको तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है ना, तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 0, तो अल्फ़ा बराबर प्लस माइनस 1। तो ये मेरे पास वेरिएशनल पैरामीटर का वैल्यू आ गया इक्वेशन नंबर 6। अब इस इक्वेशन नंबर 6 से जो पैरामीटर है इसकी वैल्यू मुझे एवरेज ऑफ ई में पुट करनी पड़ती है, मतलब यहाँ पुट करनी पड़ती है, इसको 5 नंबर नाम दो। तो जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे 6 से वैल्यू, तो यहाँ पे 2 तरह की वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो पहला तो अल्फ़ा बराबर प्लस 1 पुट करना पड़ेगा, सो पुट 5 के अंदर 6 से वैल्यू अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 में पुट करना है, तो ये कितना हो जाएगा H11 प्लस 2H12 प्लस H11 अपॉन, तो अल्टीमेटली मेरे पास एवरेज एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी,
समझ में आ गया? ये ट्वाइस हो गया, ये नीचे ट्वाइस, तो 2 से 2 कट जाएगा, इतना बच जाएगा। अगर ऐसे आप लोग एल्फा इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं समीकरण नंबर 6 से 5 में, तो हमारे पास एवरेज एनर्जी जो है ना वही सेम आ जाएगी, बट H11 माइनस ये 6 से वैल्यू पुट करो आप 5 में -1, तो सॉल्व करने के बाद में ये मिल जाएगा आपको 1 -V। तो ये चीज़ें दो प्रकार की एवरेज एनर्जी आपके सामने आ गई। अब H11 और H12 तभी निकलने में आएंगे जब हमें पर्टर्बेशन H पता होगा, या फिर हैमिल्टोनियन H जब हम लोगों ने ऊपर लिखा ना, उस हैमिल्टोनियन H को हम सोल्व करेंगे, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड काम है कि H को रख के साइन को सोल्व करना। इसलिए आपका केवल 10 नंबर या 5 नंबर का सवाल आएगा और उसमें आप इतना ही काम कर दो। हालांकि ये थ्योरी बोर्ड भी बहुत लंबी होती है, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर H लिखा है, उसमें 5-7 टर्म्स हैं, उन सभी टर्म्स के करस्पॉन्डिंग अलग अलग इंटीग्रेशन होता है और उसकी एक अलग से वैल्यू निकलती है। तो इसमें लग जाएंगे लगभग 10-15 पेज, तो कोई मतलब नहीं करने से। ये जो दो इक्वेशन आपके सामने आई है, इसमें ही आप लोग काम चला सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू हिटलर लंडन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू हिटलर लंडन थ्योरी, 10 नंबर के सवाल में इतनी थ्योरी काफ़ी है। एंड वेरिएशनल मेथड, and variational method, H2 molecule has two ground energies. H2 molecule has two ground state energies which is satisfying that H2 molecule has, ये लास्ट की लाइन बहुत ज़रूरी है, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ये दो स्टेट एनर्जी आपको मिल रही है ना, ये दो प्रकार की एनर्जी क्या शो करती है। देखो अभी तक हम लोगों ने वेरिएशन के जो भी सवाल करे ना, उसमें कहीं भी ग्राउंड स्टेट एनर्जी दो प्रकार की नहीं मिली, बट यहाँ मिली है। तो इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि H2 मॉलिक्यूल हैज़ टू ग्राउंड स्टेट ऑर्थो एंड पैरा H2 मॉलिक्यूल। टू ग्राउंड स्टेट ऑर्थो एंड पैरा H2 मॉलिक्यूल। बस ये थ्योरी थी हिटलर लंदन की। तो हिटलर लंदन से अगर आपके सवाल आता भी है तब भी आप लोग ज़्यादा कुछ इतना सॉल्व नहीं करेंगे, ये जो लिखा है केवल इतना ही करेंगे, ठीक है। 10 नंबर से ऊपर कोई सवाल नहीं आता हिटलर लंदन का, इसीलिए यही चीज़ आपके काम की है, ठीक है। और इसी के साथ तुम्हारा वेरिएशनल प्रिंसिपल जो है वो ख़त्म होता है। अब एक बीच में मैंने एक सेक्शन ए में एक यूनिट छुड़वाई थी, टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, ठीक है, फर्मी गोल्डन रूल, फर्मी वगैरह वगैरह, तो वो मैंने छुड़वाया था, तो वो मैं करवा दूंगा। तुम्हारे वैसे भी अब पैटर्न बदल गया, तो जो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट एक सवाल बार बार आ रहा है ना फर्मी गोल्डन रूल का, तो वो हम कर लेंगे फर्मी गोल्डन रूल से सवाल, ठीक है। उसके बाद वो यूनिट भी ख़त्म हो जाएगी और सेक्शन ए में ख़त्म। ये सेक्शन बी वाला पार्ट है जो हम लोग कर रहे हैं ना वेरिएशन प्रिंसिपल, ये सेक्शन बी का एक पार्ट है। फिर सेक्शन बी पे हम वापस आ जाएंगे और जो कुछ इम्पोर्टेंट आपके पास है वो हम वापस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए तुम्हारी अटेंडेंस ले लूँ, कुछ दिखाना है क्या इसमें? सर क्लासेस डाल देते सर। अरे यार मेरे को ध्यान ही नहीं था यार। अब यार अब वेरिएशन ख़त्म हो गया ना, वेरिएशन की 4 क्लासेस है, कोई वो चारों डाल दूंगा मैं एक साथ ही। 4 क्लास में वेरिएशन ख़त्म हो गया।